कियाओ जिन और क्यूइंग की बात सुनते ही वो सीधा पहुंचती है पिक्सी के पास और उससे बात करने लग जाती है। वहाँ पे यी जुएन भी होता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, पर वो तो जियांग कॉन्ग की साइड है। जैसे ही क्यूइंग वहां से जाती है, यी जुएन उसे धमकी देने लगता है कि वो क्यूइंग से दूर रहे क्योंकि वो उसके ब्रदर जियांग कॉन्ग की है। पर क्यूइंग वहां पे दोबारा से आ जाती है और उसको प्राइवेटली बात करने को लेकर जाती है। वो सोच नहीं पाती कि वो कैसे इस चीज को बताए क्योंकि शायद पिक्सी को बहुत ज्यादा हर्ट होगा, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से उसे बताने लगती है कि हमें उस इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए जो हमारा नहीं है। बहुत बार हमें लाइफ में ऐसा होता है कि हमें वो नहीं मिलता जिससे हम पसंद करते हैं, तो तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। पिक्सी समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो क्या कहना चाह रही है। तभी वो बोलती है कि कियाओ जिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। पिक्सी कहता है कि गर्लफ्रेंड मेरी, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है बहुत इंपॉर्टेंट। और लग रहा है कि शायद पिक्सी उसे प्रपोज करने वाला है, पर उसी एन मौके पे यी जुएन जियांग कॉन्ग को वहां पे लेकर आ जाता है और पिक्सी को बिना कुछ कहे ही वहां से जाना पड़ता है। वहीं हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जियालिंग की मम्मी फिर से क्यूइंग को भला बुरा कह रही है कि उसी की वजह से आज उनके बेटे की हालत ऐसी है। तभी उसे डॉक्टर बुलाते हैं और डॉक्टर उसके मम्मी पापा को बताते हैं कि जियालिंग का पैर पूरी तरह से खराब हो चुका है और शायद उसे हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, शायद जिंदगी भर भी लग सकता है। जियालिंग वहीं पे खड़ा होता है और वो सारी बातें सुन लेता है। डॉक्टर उसे बताने को तैयार नहीं होते, पर जियालिंग फिर भी उनसे पूछता रहता है कि क्या वो दोबारा से बास्केटबॉल खेल पाएगा। और डॉक्टर उससे कहते हैं नहीं, तुम जिंदगी भर अब वो गेम नहीं खेल पाओगे क्योंकि अगर तुमने वो खेला तो तुम शायद चलने के भी लायक नहीं रहोगे। जियालिंग की तो मानो सांसें ही थम जाती है क्योंकि वो उसका पैशन था और वो उसे ही परस्यू नहीं कर पाएगा। वो अपने रूम पे चले जाता है। तभी थोड़ी देर पे क्यूइंग वहां पे उसके लिए सूप बनाकर लेकर आती है, पर जियालिंग का एटीट्यूड उसकी तरफ काफी अलग होता है। वो बहुत सैड होता है। क्यूइंग उसे बहुत पूछने की कोशिश करती है कि क्या बात है, पर वो उसे बताता ही नहीं है। वो कहते हैं कि उसे थोड़ा आराम करना है और क्यूइंग उसे लेटाकर चली जाती है। दूसरे दिन जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, क्यूइंग एंग मॉपिक पे वहां पे पहुंच जाती है, पर जियालिंग की मम्मी उसे फिर से डांटने लगती है कि उसकी हालत केवल और केवल उसकी ही वजह से हुई है। पर कैसे ना कैसे करके उसके पापा उसे साइड कर लेते हैं और फिर वो कहने लग जाती है जियालिंग से कि मुझे बताया क्यों नहीं, पर कोई बात नहीं, जब तू प्रैक्टिस करेगा ना अपनी गेम की तब मैं पक्का आऊंगी। पर जियालिंग कहता है अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें क्योंकि तुमने देख ही लिया है कि मेरी मम्मी का एटीट्यूड तुम्हारी तरफ बहुत ही बुरा है। तो सिस्टर क्यूइंग अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम कांटेक्ट करें। क्यूइंग उसे फिर भी समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे कांटेक्ट कर सकती है, पर जियालिंग कहता है ये मैं चाहता हूँ, मैं आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहता ज़्यादा। और वो बैठ जाता है दोबारा से गाड़ी पे। वो मन ही मन बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मन है आपसे बात करने का, आपसे बार बार मिलने का, पर मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लग गई कि मेरी हालत आपकी वजह से खराब हो गई है और कि मैं दोबारा से अपने पैरों पे कभी भी अच्छे से नहीं चल सकता, अब सारा का सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लेंगी और अच्छे से जी नहीं पाएंगी। तो इसीलिए वो क्यूइंग को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना चाहता है। क्यूइंग वापस जाके प्रैक्टिस करने लग जाती है और देखते हैं हम कि बाहर से लुओ टियान उसकी ये सारी मेहनत देख रहा है। वहीं हम पहुंचते हैं वीएनजी टीम के पास जहां पे जियांग कॉन्ग सबको प्रैक्टिस करवा रहा है, पर वहां पे क्यूई नहीं होता है। उसका दोस्त बताता है कि क्यूई की मम्मी आई हुई है इसलिए वो उनके साथ घूमने गया है। पर जैसे ही जियांग कॉन्ग बाहर निकलता है उसको दिखता है कि वो तो कियाओ जिन के साथ डेट पे गया था और दोनों एक दूसरे को किस विस कर रहे हैं। अब उनकी टीम की मीटिंग होती है और सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसी टेक्निक्स होनी चाहिए, कहाँ पे क्या खेलना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। और क्यू यू बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि इस बार हम इस टीम को ज़रूर हराएंगे। हमें ये भी पता चलता है कि सिस्टर वेन का बर्थडे जल्दी ही आने वाला है। सिस्टर वेन बोलती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि तुम अगर ये मैच जीत कर आओगे वापस। अब मैच हो जाता है शुरू, जहाँ पे क्यूइंग की जगह कियाओ जिन कमेंट्री कर रही होती है और वीएनजी ये गेम जीत जाती है और दूसरी टीम को हरा देती है। और इस बार का सुपर प्लेयर फिर से क्यूई ही होता है। वो दोबारा से बैक स्टेज जाते हैं और अब श्योर हो गया होता है कि वो लोग सिस्टर वेन को बर्थडे पार्टी देंगे। सारे लोग इनवाइट होते हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट ली पहुँचते हैं ब्रदर सुन के पास और उसे इनवाइट करने लगते हैं, पर ब्रदर सुन जाने को मना करता है क्योंकि उनका पास्ट रहा है और सिस्टर वेन उनकी एक्स थी। पर प्रेसिडेंट ली उसे काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करते हैं। वहीं हम यहाँ पर देखते हैं कि सिस्टर वेन की बर्थडे पार्टी में सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि लुओ टियान और जियान टियान भी। तभी हमें दिखते हैं प्रेसिडेंट ली और उनके साथ ब्रदर सुन भी आए होते हैं।
वो सिस्टर वेन को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और प्रेसिडेंट ली बाहर चले जाते हैं। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और हमें दिखता है कि प्रेसिडेंट ली ने सरप्राइज प्रिपेयर किया था सिस्टर वेन के लिए और वो बहुत ही सुंदर केक सिस्टर वेन के लिए लेकर आते हैं। सब उसके लिए हैप्पी बर्थडे सिंग करते हैं और तभी प्रेसिडेंट ली रिंग निकालते हैं एज अ गिफ्ट सिस्टर वेन के लिए। काइंड ऑफ वो उसे प्रपोज कर रहे हैं। उसके सारे टीम वाले बोलते हैं कि यस बोलो सिस्टर वेन यस बोलो, पर सिस्टर वेन का मुंह बहुत अजीब हो रहा होता है क्योंकि उसके बिल्कुल सामने उसका एक्स होता है यानी कि ब्रदर सुन। वो प्रेसिडेंट ली को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गिफ्ट तुमसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और वो काफ़ी प्यार से प्रेसिडेंट ली को रिजेक्ट कर देती है। प्रेसिडेंट ली को बुरा तो लगा होता है पर वो अपने मुंह पे ज़्यादा दिखाते नहीं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ये गिफ्ट तुम्हें तब दूंगा और तुम्हारे उंगली में ये रिंग खुद पहना होगा जब हम चैंपियनशिप जीत जाएंगे। और फिर सारे लोग दोबारा से ड्रिंक करने लग जाते हैं। बाद में प्रेसिडेंट ली जाके और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है जियाओ टैन के सामने और बोलता है कि आज उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं उसके लिए कब से सालों से ट्राई कर रहा हूँ। जियाओ टैन उसे हिम्मत दे रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिस्टर वेन अच्छे से तुम्हारी फीलिंग्स को समझती है, पर तूने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाया ही क्यों? तभी सारी चीज़ें ना ऑकवर्ड हो गई। प्रेसिडेंट ली बोलता है मुझे अच्छे से पता है कि अभी भी उसके मन में उसका एक्स ही बसता है। शू वेन कभी भी मुझे पसंद नहीं करती थी, मैंने पता है उसके लिए क्या क्या किया है। उसके लिए मैंने एक अमेरिकन टीम का प्रपोजल रिजेक्ट किया और यहाँ पे रुका केवल और केवल उसका सपना पूरा करने के लिए, जो कि था VNG टीम बनाना। मैंने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया और मैं जो कि ओनर है VNG टीम का, मेरी कोई भी औकात नहीं है इस कंपनी में, कोई भी प्लेयर्स मेरी बात नहीं सुनता, हमेशा चलती है तो शू वेन की चलती है। मैंने उसके लिए इतना सब किया है और ब्रदर सुन ने क्या ही किया है उसके लिए मेरे कंपैरिजन में। प्रेसिडेंट ली बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है शू वेन के रिजेक्शन से। वहीं यहाँ पे ब्रदर सुन भी ड्रिंक कर रहे होते हैं जियांग कॉन्ग के साथ और जियांग कॉन्ग उन्हें पूछने लग जाता है कि आज शू वेन को जो उसने प्रपोज किया उस पर आपका क्या रिएक्शन है। ब्रदर सुन कहता है कि ये सारी बातें बिल्कुल पास्ट में है तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, ना ही डिस्कस करना है। ब्रदर सुन तभी चिढ़ाते हुए जियांग कॉन्ग को पूछने लग जाते हैं कि मियाँ के क्या हाल है, क्या तुम उससे मिल रहे हो? वो इतने सालों बाद दोबारा से वापस आई और तुम्हारे लिए वापस आई, फिर भी तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में वो क्यू यिंग के लिए कुछ है? और जियांग कॉन्ग कुछ भी आंसर नहीं देता, उसकी चुप्पी बता रही होती है ब्रदर सुन को कि वो क्यू यिंग को अब पसंद करने लग गया है। तभी वो उसे एडवाइस करता है कि जल्द से जल्द क्यू यिंग को प्रपोज करके अपना बना ले, वरना पिक्सी उसे प्रपोज कर लेगा और वो भी तेरे हाथ से चली जाएगी। और यहाँ पे पिक्सी गेम की स्ट्रेटेजी बनाते हुए एक टीम मेंबर आके उसे बोलता है कि जियांग कॉन्ग को पिछले मैच में सारी चीज़ें बताती कि हम क्या एक्शन लेंगे। जियांग कॉन्ग हमें काफ़ी अच्छे से जानता है, इसलिए शायद हम उनकी टीम से हारे हैं। पिक्सी कहता है कि अगर वो तुम्हें अच्छे से जानते तो इसका मतलब तुम भी उसे अच्छे से जानते हो, तो हम उसी के इर्द गिर्द ही कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने नए गेम के लिए। और बस दूसरे ही पल वो पूरी मीटिंग बैठा लेता है और टॉपिक होता है जियांग कॉन्ग, ना कि गेम के टैक्टिक्स। और सारे के सारे टीम वाले उसका मजाक बनाने लगते हैं कि वो लोग बैठ के गेम के बारे में नहीं, जियांग कॉन्ग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तभी यी जुआन कहता है अच्छा मुझे पता है जियांग कॉन्ग के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। नेम जियांग कॉन्ग, ज़ोडिएक साइन लियो, और सबसे फेवरेट फूड है स्ट्रॉबेरीज, उसको मोटर बाइक्स पसंद है। और ऐसे करके करते ही वो पिक्सी का काफ़ी मजाक उड़ा रहे होते हैं। सब लोग बस उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे होते हैं जियांग कॉन्ग के बारे में और कुछ भी नहीं। वहीं यहाँ पे दोबारा से बैठ के क्यू यिंग और जियांग कॉन्ग साथ में मिल्क टी पी रहे होते हैं और जियांग कॉन्ग उसे चिढ़ाने लग जाता है कि पिक्सी ना तुझे उस समय प्रपोज करने वाला था, वो तो मैं बीच में आ गया। पर क्यू यिंग कहती है नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और ही मामला है, पर वो बोल ही नहीं पाती है क्या उस के बारे में। तभी जियांग कॉन्ग खुद ही बोलता है कि मुझे पता है, तो तुम्हें लग रहा है कि पिक्सी जियांग कॉन्ग को कियाओजिन को पसंद करता था और कियाओजिन उस पर चीट कर रही है क्यू यी के साथ, है ना। और वो बहुत ही सरप्राइज होती है कि इसे कैसे पता कियाओजिन के रिलेशनशिप के बारे में। जियांग कॉन्ग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पिक्सी और कियाओजिन का रिलेशनशिप कियाओजिन ने ही फेक बनाया है ताकि वो पॉपुलैरिटी गेन कर सके। पिक्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कियाओजिन को, बल्कि वो तो ना तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहा होता है और क्यू यिंग भी काफ़ी इरिटेट हो रही होती है। अगले ही पल वो पहुंचता है ब्रदर सुन के पास क्यू यिंग से मिलाने के लिए और इंट्रोडक्शन कराने से पहले ही क्यू यिंग को काफ़ी पता होता है ब्रदर सुन के बारे में, क्योंकि वो एक्स
गेम प्लेयर जो थे वो बहुत सारी तारीफ करने लगती है ब्रदर सुन की कि कैसे वो 5 ग्रेटेस्ट एंशियंट प्लेयर्स में से एक हैं। वो कैप्टन हुआ करते थे, वो बहुत अच्छा खेलते थे, उनके स्कोर्स बहुत अच्छे थे और ब्रदर्स उनको ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी जियांग कोंग को चिढ़ाने लगते हैं, तो अच्छा ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम हर टाइम बात करने लगते हो। जियांग कोंग बेचारा तो शर्मिंदा ही हो जाता है। ब्रदर्सन तभी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, तब तक तुम दोनों साथ में बैठ के कुछ काम करो और बात करो। जब जियांग कोंग ऑनलाइन देख रहा होता है कि कैसे इम्प्रूवमेंट हुई है क्यूइंग की, क्यूइंग उसे बस घूरी जा रही होती है। जियांग कोंग उसे देखता है पर फिर भी वो अपनी नज़रें जियांग कोंग से हटाती ही नहीं है, वो बस उसे एकटक देख रही होती है। जियांग कोंग तभी कहते हैं कि अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी ना तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। और क्यूइंग हड़बड़ाहट में कहती है अच्छा मैं पानी लेके आती हूँ, तुम्हें पानी पीना है, मैं पानी लेके आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है यी से उसे पता चलता है कि जो क्यूइंग ने अपनी कमेंट्री वाली वीडियो अपलोड की थी वो हॉट सर्च पे आ गई है। पर क्यूइंग को समझ नहीं आता ऐसा कैसे हुआ। ये उसे तभी बताती है कि जब तूने कमेंट्री की वीडियो अपलोड की थी उसी टाइम पे कियाओ जिन ने भी कमेंट्री की वीडियो अपलोड की थी और सारे लोगों ने तेरी वीडियो को बेटर बताया, इसलिए तेरी जो वीडियो है वो हॉट सर्च पे है। ये सुनते ही क्यूइंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। फाइनली उसकी मेहनत दूसरे लोग देख रहे होते हैं। तभी उसको टेबल पे पड़े हुए 2 टिकट्स मिलते हैं जो कि मिया ने अपने सॉन्ग रिलीज के लिए दिए थे। और वो टिकट्स देखते ही जियांग कोंग को मैसेज करती है कि कल 5 बजे फ्री रहना, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है। वहीं जियांग कोंग अपनी कंपनी में घुस रहा होता है कि उसको मिया दिखाई देती है। वो तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। पता चलता है कि मिया की फेवरेट टीम है VNG और वो उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई है। साथ ही उसके कंपनी वाले VNG के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो मिया को VNG टीम के किसी एक लड़के के साथ एक एड शूट करना है और वो उसके लिए ऑफ कोर्स कहती है कि मैं जियांग कोंग के साथ शूट करना चाहूँगी क्योंकि वो टीम का कैप्टन है और मैंने उसके बहुत सारे गेम्स देखे हैं और उनकी स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। दूसरे मेंबर्स भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स जियांग कोंग करना चाहेगा, जियांग कोंग आपका सबसे बड़ा फैन है। पर जियांग कोंग चुप होता है, उसकी तरफ से कोई आंसर ही नहीं आ रहा होता है। प्रेसिडेंट ली के कहने पे वो कहता है ठीक है मैं एग्री करता हूँ और स्माइल करके हाँ कह देता है इस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कि उसे मिया के साथ शूट करना है। दोनों को फाइनली एक दूसरे से अकेले में बात करने का मौका मिलता है पर जियांग कोंग कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। मिया उससे माफ़ी मांगती है कि पहले पास्ट में वो केवल और केवल अपने ही करियर पे ध्यान दे रही थी और उसने जियांग कोंग के करियर के बारे में सोचा तक नहीं। वो बोलती है कि अगर वो दोनों को एक और मौका देगा तो वो आगे से ये सारी चीज़ें नहीं करेगी। पर जियांग कोंग बात बदल के कह देता है कि अभी तुम अंदर चले जाओ और मुझे भी वापस जाना है। पर मिया उसे रुकने को कहती है कि उसने उसके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो अपने रूम पे जाती है और उसको गिटार दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इस गिटार पे ट्यून सेट कर दोगे और तुम्हें कुछ याद आया ये गिटार देख के। तभी हम फ्लैशबैक पे जाते हैं और पता चलता है कि जियांग कोंग ने ये गिटार खरीदा था मिया के लिए जब उसके पास खुद पैसे नहीं थे और उसने किश्त भर भर के ये गिटार लिया था ताकि मिया प्रैक्टिस कर सके। जब मिया को इसने ये गिटार गिफ्ट किया था मिया बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और वो इसी पे अपने गाना प्रैक्टिस किया करती थी और जियांग कोंग उसे सपोर्ट। जियांग कोंग जब दोबारा से उसकी धुन सेट कर रहा होता है तब उसे मिया की नहीं बल्कि क्यूइंग के साथ बिताए हुए लम्हों के फ्लैशबैक आते हैं। उसको बहुत अजीब फील होता है और वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। मिया उसे बहुत रोकती है पर वो रुकता ही नहीं है। वहीं यहाँ पे उसका मैनेजर टोन ही दोबारा से उसे समझा रहा है कि उसे इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जियांग कोंग का दिल ऑलरेडी क्यूइंग पे आ चुका है। पर मिया अपनी बात पे अड़ी रहती है कि उसने इतना टाइम अपने करियर को दिया है और अब फाइनली टाइम है कि वो ये सारी चीज़ें जियांग कोंग पे लगाए। यहाँ से ये भी पता चलता है कि मिया ने जानबूझ के जियांग कोंग की टीम को चुना ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े और उससे जियांग कोंग की भी हेल्प हो। वो कहती है कि जियांग कोंग को क्यूइंग पे मेरी परछाई दिखाई देती है, इसका मतलब वो क्यूइंग से नहीं अभी भी मुझसे प्यार करता है, तो मैं इस बार हार नहीं मानूंगी। वहीं इधर क्यूइंग ले जा रही होती है जियांग कोंग को उसके सॉन्ग रिलीज पे और जियांग कोंग को कोई भी अंदाजा नहीं होता है। क्यूइंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट पर्सन से मिलाने वाली हूँ। जियांग कोंग समझ ही नहीं पाता पर जैसे ही वो पलट के मिया के पोस्टर्स देखता है उसका तो मुंह ही उतर जाता है और क्यूइंग भी उसको धक्का दे देती है मिया के ड्रेसिंग रूम पे ताकि वो अपने फेवरेट आइडल से मिल सके। पर वहाँ पे मिया उसके बहुत करीब हो जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और क्यूइंग से कहती है
हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइम से जानते हैं और उनकी इतनी क्लोजनेस देख के क्यूइंग को समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच में पक्का कुछ है। क्यूइंग का मुंह भी बहुत ही रोने वाला हो जाता है। मिया जियांगकोंग को देख के कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिले हैं, क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। पर जियांगकोंग मिया का हाथ छुड़ा देता है और पहुंच जाता है क्यूइंग के पास और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मिया, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ क्यूइंग से, जो कि है मेरी गर्लफ्रेंड। मिया बोलती है पर तुम इसे इसीलिए ही पसंद करते हो ना क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरी झलक है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं तब हुआ करती थी जब मैं डेब्यू करने वाली थी। जियांगकोंग कहता है हाँ, इसमें मुझे तुम्हारी झलक दिखाई देती है। पर इतना सुनते ही क्यूइंग कहती है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम दोनों यूज कर रहे हो अपना प्यार टेस्ट करने के लिए। मुझे तुम दोनों की लव स्टोरी में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना है। और वो बाहर भाग जाती है। जियांगकोंग भी उसके पीछे जा रहा होता है पर मिया उसे बहुत रोकती है। जियांगकोंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ, और वो पीछे चले जाता है क्यूइंग के। जियांगकोंग उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पर क्यूइंग सुनना ही नहीं चाहती। वो कहती है अगर तुम्हें मुझ पे मिया की झलक नहीं दिखाई देती तो मैं शायद तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं होती। तुमने क्यों मुझे मिसअंडरस्टैंड करवाया कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने क्यों मेरे साथ ऐसी हरकतें की जिससे मुझे ये लगा कि तुम मेरे लिए फील करते हो। जियांगकोंग फिर से उससे कहता है कि प्लीज़ एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो, पर वो वहाँ से चली जाती है। जियांगकोंग उसका पीछा करता है पर वो रोते हुए वहाँ से निकल ही जाती है। जियांगकोंग जाकर बैठता है उसी रेस्टोरेंट में जहाँ आज वो क्यूइंग को प्रपोज करने वाला था, पर वो वहाँ आती ही नहीं है। क्यूइंग अपना गिफ्ट फेंक के गई होती है तो वो निकाल के देखता है कि आखिर उसने उसके लिए क्या लिया था। तो क्यूइंग ने जियांगकोंग के लिए एक बाइक टॉय ली होती है, जिसको देखकर उसको फिर से फ्लैशबैक आते हैं उन लम्हों के जो उसने क्यूइंग के साथ बिताए थे। थोड़े ही टाइम बाद वहाँ पे वेटर आता है और पूछता है कि उसकी पार्टनर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें जल्दी ही ये रेस्टोरेंट क्लोज करना है। जियांगकोंग को वैसे ही वापस जाना पड़ता है। वो पहुंचता है ब्रदर सुन के पास और उसकी हालत देख के ब्रदर सुन कहते हैं तुम्हारी हालत देख के पता चल रहा है कि आज क्यों अपने सॉन्ग रिलीज में मिया स्टेज पर परफॉर्म करते हुए गिर गई। जियांगकोंग को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। तभी वो उसे न्यूज़ दिखाते हैं और वो परफॉर्म करते हुए स्टेज पे गिर गई होती है। जियांगकोंग बोलता है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ब्रदर सुन उसे एडवाइस करते हैं कि अभी तो तुम दोनों काम डाउन हो जाओ और जल्दी इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, क्योंकि जल्दी ही टूर्नामेंट है और उसको कमेंट्री करनी है और तुम्हें भी खेलना है। पर जियांगकोंग अब क्या करेगा वो तो वही जानता है। यहाँ पे क्यूइंग पहुँचती है अपने ऑफिस पे और वहाँ जाके रोने लगती है। इतने में टीचर लुओ वहाँ पे आते हैं और उसकी ये हालत देखकर कहते हैं कि वो उन्हें घर छोड़ देंगे। जब वो उसे ड्राइव करते हुए ले जा रहे होते हैं तो क्यूइंग की नज़र पड़ती है उस बॉटल पे जो उसने टीचर लुओ को गिफ्ट की थी, और टीचर लुओ ये देखकर बोलते हैं कि मुझे ये बॉटल काफ़ी अच्छी लगी और साथ ही तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हें अब मेरे साथ कमेंट्री करनी है। पता चलता है कि टीचर लुओ ने फाइनली उसको दोबारा से चांस दिया है कि वो उसके साथ कमेंट्री कर सके। उसका घर आ जाता है। टीचर लुओ उसे दवाई देते हैं कि तुम्हें दवाई खाकर सोना, क्योंकि अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो तुम मेरे साथ अच्छी कमेंट्री कैसे करोगी। वो वापस अपने रूम पे जाती है और ये उसकी ये हालत देखकर बहुत ही टेंशन में आ जाती है। पर क्यूइंग कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप अपने रूम पे चली जाती है। वो कॉल करती है यीजुएन को और यीजुएन भी बताता है कि कैसे जियांगकोंग ने उसको प्रपोज करने के लिए बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट बुक किया था, लेकिन यही बताती है कि क्यूइंग की हालत देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इन दोनों की बात यहाँ पे चल रही होती है और वहाँ पे क्यूइंग फिर से रो रही होती है। उसको तभी कोई नए नंबर से कॉल आता है और जब वो उसको उठाती है तो वो और किसी का नहीं बल्कि मिया का कॉल होता है। मिया उसे मिलने को बुलाती है और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। क्या सच में क्यूइंग इतना सब होने के बाद भी मिया से अकेले मिलने जाएगी? और अगर जाएगी भी तो मिया उससे क्या बात करेगी? क्या वो उससे जियांगकोंग वापस मांगेगी या वो क्यूइंग को शर्मिंदा करने के लिए माफ़ी मांगेगी? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।